हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा एक बार फिर से सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जो मैं वीडियोस बना रहा हूं उसे देख भी रहे होंगे और अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। पिछली कक्षा में हमने वेल्डिंग के बारे में पढ़ाया था। ये ट्रेड थ्योरी फिटर फर्स्ट ईयर की क्लास है। ट्रेड थ्योरी फिटर फर्स्ट ईयर। तो लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाया था वो वेल्डिंग पे बनाया था। तो वेल्डिंग के उपकरणों के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। क्योंकि जो वेल्डिंग जो पार्ट है उसका सिलेबस पूरा मॉड्यूल ही है, तो एक खंड में उसको पढ़ाना संभव नहीं था, इसीलिए आज उसका पार्ट 2 हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है, आज पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हम शुरू करेंगे वेल्डिंग हैंड टूल से। वेल्डिंग के हैंड टूल से पढ़ेंगे। वेल्डर द्वारा उपयोग किए जाने वाले हाथ के औजारों के नाम लिखिए, उनके उपयोग बताइए और उनकी रखरखाव और देखभाल के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है, वेल्डर द्वारा उपयोग किए जाने वाला सबसे पहले डबल हैंडेड स्पैनर। ये मैंने आपको पढ़ाया है स्पैनर वाले चैप्टर में। डबल हैंडेड स्पैनर क्या होता है कि ये जो आपका ऑक्सीजन जो भी सिलेंडर होता है, सिलेंडर के नॉब को खोलने और टाइट करने के लिए हम स्पैनर का यूज़ करते हैं। ये अलग अलग साइज़ में उपलब्ध होते हैं। यहाँ साइज़ जैसे 12, 13 ये साइज़ लिखे होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। तो इसमें ये होता है कि स्पैनर से जब भी हम कोई उसका बोल्ट ढीला करते हैं, नट ढीला करते हैं या टाइट करते हैं, तो कभी हथौड़े से चोट नहीं मारनी चाहिए। इसको हाथ द्वारा मैनुअली जितना टाइट हो सकता है उतना करना है, या जितना खोलना है उतना खोलना है। कभी भी हथौड़े का इस्तेमाल इस पर नहीं करना है हमें। और जैसा कि फिगर नंबर 2 में दिखाया गया है, ये देखिए फिगर नंबर 2। इसको ऑन ऑफ करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का स्पैनर होता है। उसको उपयोग गैस सिलेंडर वाल्व को सॉकेट को खोलने और बंद करने के लिए किया जाता है। वाल्व को संचालित करने उपयोग को चौकोर छड़ को नुकसान से बचाने के लिए हमेशा सही आकार की कुंजी का उपयोग करें। जैसे ये जो इसका वॉल्व है, ये वॉल्व क्या चौकोर आकार का है, तो इसका कुंजी भी क्या होगा, वो भी चौकोर आकार का होगा। इसी से हम क्या करेंगे, ओपन और क्लोज करेंगे। ओपन और क्लोज करेंगे इसी से। तो खोलेंगे तो गैस रिलीज होगी, बंद करें तो गैस बंद हो जाएगी। इसके बाद जो नोजल होता है, अलग अलग साइज के नोजल होते हैं, मैंने आपको बताया था। शीट की मोटाई के आधार पे जो साइज नोजल का साइज होता है वो अलग अलग होता है। तो उस नोजल की टिप की सफाई करने के लिए पिंस, ये अलग अलग टाइप के टिप क्लीनर बने होते हैं। तो टिप क्लीनर होता है, इसी को बोलते हैं टिप क्लीनर। इससे क्या करते हैं हम लोग, नोजल के ऊपर की टिप की सफाई करते हैं। जो होल में अगर कुछ कचरा रह गया है तो उसकी सफाई की जाती है। ये क्या होता है, ये एक प्रकार की ड्रिल और एक चिकनी फाइल होती है। एक प्रकार की ड्रिल और चिकनी फाइल होती है। इस हिस्से को क्या करते हैं हम लोग, उसमें डालकर साफ कर लेते हैं। जैसे देखिए नोजल की यहाँ पर मरम्मत फिगर नंबर 4 में, जो पतला वाला हिस्सा है उसके पिन में डाल के उसको अप डाउन करेंगे तो उसकी सफाई होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, उसके ऊपरी हिस्सा अगर खुरदुरा हो गया है तो इससे, ये फाइल है एक टाइप की, उससे घिस देंगे तो ऊपर वाला हिस्सा क्या है, समतल हो जाएगा। उसके बाद स्पार्क लाइटर। हमेशा स्पार्क लाइटर जो होता है, कोई भी अगर आपको नोजल स्टार्ट करना है तो जलाने के लिए आपको स्पार्किंग की जरूरत पड़ेगी। स्पार्किंग के लिए हमेशा स्पार्क लाइटर का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा सेफ होता है, इससे हाथ के जलने की संभावना भी बहुत कम रहती है। देखेंगे आप लोग जब भी कोई गैस वेल्डिंग करता है तो स्पार्क वाला टॉर्च इस्तेमाल करता है। चिपिंग हैमर, इसका उपयोग स्लैग को हटाने के लिए किया जाता है जो जमा वेल्ड के बीट पर कवर कर देता है। जैसे कि जब भी आप कोई वेल्डिंग करते हैं ना, किसी पार्ट पे अगर कोई वेल्डिंग होती है, मान लीजिए ये कोई पार्ट है,
ठीक है, उस पार्ट पे मैं अगर कोई वेल्डिंग का काम करता हूँ, तो वेल्डिंग करते करते क्या होता है, इसके ऊपर एक पतली सी स्लैग कवर जम जाती है काले रंग की, तो उसको हटाना पड़ता है। स्लैग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, चिपिंग हैमर का हल्का हल्का चोट मारेंगे तो जो स्लैग होता है वो ऊपर से हट जाता है। वो अशुद्धियाँ होती हैं एक प्रकार की जो ऊपर जम जाती हैं, तो स्लैग को हटाया जाता है धीरे धीरे। स्लैग को प्रभावी छीलने के लिए बिंदु को बनाए रखने के लिए देखभाल की जानी चाहिए। दूसरा होता है कार्बन स्टील वायर ब्रश, फिगर नंबर 9 में दिखाया गया है। पहले से वेल्डिंग से पहले कोई जंग की हुआ सरफेस है, मान लीजिए दो पार्ट्स को आपस में जोड़ना है और इनमें जंग लगा हुआ है, तो जंग पे क्या होता है, वेल्डिंग काम नहीं करती, तो वेल्डिंग को छुड़ाने के लिए सबसे पहले इस वायर ब्रश से इसे घिसा जाता है। तो इसी का होता है ऊपर की जंग हट जाती है और दोनों सतह को मिलाकर वेल्ड किया जा सकता है। चिमटे, गर्म टुकड़ों को पकड़ने के लिए, जैसे आपका ये चिमटा जो है ये गर्म टुकड़ा है, कोई जॉब है आप उसको वेल्डिंग कर रहे हैं, अब हीट हो गया है, उसको पलटना है या इधर उधर घुमाना है, तो इसके लिए इस प्रकार के चिमटे का उपयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं टोंग, टोंग बोलते हैं इसे, टोंग याद रखिएगा। एग्जाम में आ जाएगा ऐसा फिगर और पूछ देगा इसको क्या कहते हैं, तो आपको बताना है टोंग कहते हैं इसे। सफाई करते समय गर्म धातु कार्य को संभालने के लिए चिमटे का उपयोग किया जाता है, टोंग बोलते हैं इसको। और इनका उपयोग हथौड़े से ठोकने के लिए, धातु को पकड़ने के लिए भी किया जाता है। जैसे वेल्डिंग स्क्रीन पर हैंड स्क्रीन का उपयोग चेहरे पे उपयोग करने के लिए, आंखों पर विकिरण से बचाने के लिए इस प्रकार के स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। एक तो जो सर में फंसाने वाला होता है, एक जो हाथ से पकड़ने वाला होता है, दो प्रकार के अलग अलग होते हैं। चिपिंग गॉगल्स, चिपिंग करते समय जो उसके टुकड़े आपके आंखों में न चले जाएं, इस प्रकार के गॉगल्स पहने जाते हैं, सर में लगाए जाते हैं। टोंग, जैसा आपको बताया कि जो आपको पकड़ने के लिए होता है, सफाई करते समय गर्म धातु को पकड़ने के लिए टोंग का उपयोग किया जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रोड, इस प्रकार का देखिए इलेक्ट्रोड होता है, ये वायर होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड ऐसे लगाया जाता है और इलेक्ट्रोड से ही स्पार्किंग होती है, इलेक्ट्रोड धीरे धीरे पिघल कर वेल्डिंग में बदलता जाता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड होल्डर, इसको इस पूरे उपकरण को बोलते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर, मतलब इलेक्ट्रोड होल्डर, होल्डर माने पकड़ना, तो इलेक्ट्रोड को पकड़ने वाला इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर। केबल के साथ अर्थ क्लैंप, जैसे कि आपको पता है कि जो आर्क वेल्डिंग होती है उसमें जनरेटर से दो तार निकलते हैं, जनरेटर से दो तार निकलते हैं, एक तो चला जाता है इलेक्ट्रोड में और दूसरा जाता है जॉब में। तो जॉब को में ऐसे कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पे क्लैंप टाइप का बना होता है, इसको आप यहाँ से दबाइए तो ये खुल जाएगा और इसको यहाँ पे फंसा दीजिए, तो ये इसी प्रकार के क्लैंप यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और इसका ये वायर होता है ये जाके इससे कनेक्ट होता है, और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होता है, इससे आपको वेल्डिंग करनी है। तो ये जो होता है क्लैंप होता है जो अर्थ के लिए यूज किया जाता है, अर्थिंग के लिए। वेल्डिंग केबल, जो आपको रखने और वेल्डिंग के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। वेल्डिंग टेबल का उपयोग, जिस टेबल पे हम लोग बना करते हैं। एप्रन, पता ही है आपको, वेल्डिंग जब करते हैं तो आपके कपड़ों को बचाता है, स्पार्किंग के जो टुकड़े उड़ते हैं उससे आपको बचाता है। हाथ के दस्ताने, पता ही है, गर्म जॉब है तो उसे पकड़ने के लिए, छींटों से जो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उस पर छींटे जो निकलते हैं, तो उस छींटों से, आपको गर्म छींटों से बचाने के लिए इस प्रकार के लेदर ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं लेदर, लेदर ग्लव्स। इसके बाद वेल्डिंग डिस्क्रिप्शन, टाइप ऑफ यूजेस, किस किस प्रकार के वेल्डिंग होती हैं। फ्यूजन वेल्डिंग, फ्यूजन एजेस, वेल्डिंग वेल्डिंग एक क्या है, निर्माण प्रक्रिया है जहां पर दो या दो से अधिक भागों को गर्म करके आपस में दबाव के माध्यम से जोड़ा जाता है। यहाँ पर देखिए कि वेल्डिंग की परिभाषा भी लिख दी है।
वेल्डिंग एक निर्माण की प्रक्रिया है जिसमें दो भागों को गर्म करके आपसी दबाव से जोड़ा जाता है। दोनों भागों को ठंडा करने के लिए एक जोड़ बनाते हैं। वेल्डिंग आमतौर पर धातु और थर्मोप्लास्टिक पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन लकड़ी पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पूर्ण वेल्डेड संयुक्त वेल्डेड प्रक्रिया के संदर्भित रूप में किया जा सकता है। वेल्डिंग एक विधि है जिसमें समान धातुओं को फिलर धातु के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब क्या होता है इसमें, वेल्डिंग में क्या होता है, जैसे इस धातु का ये जो धातु है, मान लीजिए कोई ये माइल्ड स्टील है और ये भी माइल्ड स्टील है, एम एस, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होगा तो उसमें भी उसी प्रकार का मटेरियल होगा, ताकि जब इसमें मटेरियल फिल किया जाए तो ये आसानी से पकड़ ले और मटेरियल प्रॉपर्टी मैच हो जाए। गैस वेल्डिंग जो होती है आपकी, गैस वेल्डिंग गैस से होती है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिश्रण से क्या होती है, गैस वेल्डिंग बनाई जाती है। उसके बाद आता है आपका दबाव के आवेदन के बिना जोड़ों के बीच एक कम गलनांक भराव छोड़ा जाता है। गैस वेल्डिंग में क्या होता है कि आप हल्का ज्वाइंट भी बना सकते हैं और टाइट ज्वाइंट भी बना सकते हैं, तो उसको अस्थाई ज्वाइंट भी बोलते हैं जो हल्का ज्वाइंट होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सिल्वर सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, ये क्या होते हैं, अस्थाई वेल्डिंग होती है। इसके बाद प्रेशर वेल्डिंग, इसको बोलते हैं दबाव वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग मतलब एक तरीके का होता है कि जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं और एक दूसरे पे प्रेशर बना के बीच के, इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये दो अलग अलग मेटल हैं, इनको हीट किया जाता है, हीट करके जोर से प्रेशर से दबाया जाता है ऊपर से और नीचे से, तो हीट करके प्रेशर इतना दबाया जाता है कि दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग प्रेशर वेल्डिंग में क्या क्या होता है, प्रेशर वेल्डिंग में आपका फोर्ज वेल्डिंग, शीट मेटल आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग और जलमग्न आर्क वेल्डिंग शामिल है। और कौन कौन से हैं, CO2 वेल्डिंग है, टिग वेल्डिंग है, परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, प्लाज्मा वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, C1 वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, कई प्रकार की वेल्डिंग होती है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लेजर वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग। तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ लेना है। फोर्ज मतलब क्या होता है, गर्म करके पीटना, गर्म करके किसी को पीट के हम जोड़ते हैं तो हम बोलते हैं फोर्ज वेल्डिंग। शीट टेल्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, इसमें भी क्या होता है, लौह और या अलोह धातु को इलेक्ट्रोड की सहायता से जोड़ के वेल्डिंग किया जाता है। कार्बन आर्क वेल्डिंग, इसका उपयोग कार्बन इलेक्ट्रोड और भराव धातु का उपयोग करके सभी लौह अलोह धातु को वेल्डिंग के लिए किया जाता है। यह धीमी प्रकृति वेल्डिंग की प्रक्रिया है, इसलिए आजकल इसका उपयोग नहीं होता, कार्बन वेल्डिंग का उपयोग नहीं होता है। टिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन आर्क वेल्डिंग कुल मिलाकर इसको बोलते हैं। इसका उपयोग लौह धातुओं, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, पतली शीट धातु वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर शीट मेटल में ही इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग, इसके बारे में भी बस आप नाम ही जानिए, ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये उपयोग में अभी नहीं है। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग भी नहीं है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डेड धातु को बहुत गहरी पैठ करने की क्षमता होती है, साथ ही जोड़ भी बहुत संकीर्ण क्षेत्र में संलयन होता है। कहीं गहरी वेल्डिंग करनी होती है तो वहां पर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में। स्पॉट मतलब पता है कि ये एक प्रकार की वेल्डिंग होती है इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, इसके बीच में दो पार्ट को रखा जाता है और जोर से प्रेशर से दबाया जाता है हाई टेम्परेचर पे, दोनों हिट करते हैं तो ये यहाँ पर हिस्सा एक बस पर्टिकुलर स्पॉट पे वेल्ड हो जाता है। तो मतलब अगर दो शीटें हैं तो यहाँ पे वेल्ड हो जाता है, यहाँ वेल्ड हो जाता है, यहाँ, तो दोनों को जोड़ने के लिए इस प्रकार से वेल्डिंग का इस्तेमाल स्पॉट वेल्डिंग के द्वारा किया जाता है। ये अलग अलग टाइप की आपकी वेल्डिंग है जो आगे आपको दिखाई जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए,
CO2 वेल्डिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या होता है CO2 वेल्डिंग। धातु की प्लेटों और चादरों का फ्यूजन वेल्डिंग धातु को मिलाने का सबसे अच्छा तरीका है। धातुओं की प्लेटों और चादरों को फ्यूजन वेल्डिंग मतलब क्या होता है, धातु की प्लेट जो होती है उनको गलाकर पिघलाकर आपस में जोड़ना। फ्यूजन मतलब क्या होता है, पिघलाना, और पिघलाकर जोड़ना, उसी को बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। इसमें देखिए फिगर नंबर 1 में, ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिगर नंबर 1 में देखिए आप लोग, फिगर नंबर 1 CO2 वेल्डिंग में देखिए होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोड वायर है ये बीच में यहाँ पे होता है। मान लीजिए हमें इस हिस्से को भरना है, तो ये इलेक्ट्रोड वायर है, ये नोजल है और शील्डेड। बस इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये वेल्ड मेटल है जिसको वेल्ड किया जाना है, तो CO2 गैस से क्या करते हैं हम लोग, एक आवरण बना देते हैं। तो इससे क्या होता है, CO2 गैस निकलती है स्पार्किंग से, तो एक आवरण बन जाता है। CO2 गैस के आवरण में जो वेल्डिंग होती है उसी को हम बोलते हैं CO2 गैस वेल्डिंग, CO2 वेल्डिंग, सॉरी CO2 वेल्डिंग उसी को बोलते हैं। जो चारों तरफ एक CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का आवरण बना लेती है, उसी को बोलते हैं CO2 वेल्डिंग। CO2 वेल्डिंग का उपयोग सबसे ज्यादा किसमें किया जाता है, मिग वेल्डिंग में। मिग वेल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद ये देखिए एक इसका सर्किट डायग्राम दिखाया गया है CO2 का। ये देखिए जॉब है आपका, जॉब पर यहाँ पर अर्थिंग लगा दी गई है होल्डर के द्वारा। उसके बाद ये देखिए CO2 गैस है, CO2 गैस, और ये टंगस्टन का धातु का इलेक्ट्रोड है जो इलेक्ट्रोड के नोजल के बीच में से निकलता है। यही धातु क्या होता है, पिघल पिघल कर जहां भी वेल्ड करना होता है उसके द्वारा इलेक्ट्रोड का काम करता है। मतलब इलेक्ट्रोड ही जो क्या होता है, फ्यूजन मटेरियल का काम करता है। यहाँ इलेक्ट्रोड जो होता है वही फ्यूजन मटेरियल का कार्य करता है। यहाँ से इलेक्ट्रोड जब निकलता है फ्यूज, तो ये जो चक्री होती है वो घूमने लगती है गोल गोल। जैसे जैसे मटेरियल कंज्यूम होने लगता है ये चक्री गोल गोल घूमने लगती है। तो ये इलेक्ट्रोड का भी कार्य करता है जिससे स्पार्किंग होती है, प्लस वही पिघलकर फिलर मटेरियल का काम करता है। किसी भी जगह पर भरना होता है फिलर मटेरियल की तरह कार्य करने लगता है। अब गैस वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, ब्लो पाइप का उपयोग करते हैं। गैस वेल्डिंग में जैसे ये है ना, वो ब्लो पाइप, इस टाइप की ब्लो पाइप का उपयोग करते हैं, इसमें फ्लेम निकलती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ब्लो पाइप के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है हाई प्रेशर ब्लो पाइप या नॉन इंजेक्टर बॉयल पाइप, दूसरा होता है लो प्रेशर। पहला होता है हाई प्रेशर, HIGH, हाई प्रेशर ब्लो पाइप, ठीक है। इस दूसरा होता है लो प्रेशर ब्लो पाइप। तो ब्लो पाइप का उपयोग क्या होता है, प्रत्येक प्रकार के उस कार्य पर आधारित विभिन्न प्रकार के डिजाइन होते हैं जिसके लिए ब्लो पाइप की आवश्यकता होती है। जो कार्य के आधार पर जैसा डिजाइन हमें रिक्वायरमेंट होता है वैसा हम बनाते हैं। यानी गैस वेल्डिंग, ब्रेजिंग, गैस वेल्डिंग करनी है, ब्रेजिंग करनी है, बहुत पतली शीट पे वेल्डिंग करनी है, या वेल्डिंग से पहले हीटिंग करनी है, या गैस कटिंग करनी है, उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के हम ब्लो पाइप का इस्तेमाल करते हैं। उच्च दाब हाई प्रेशर ब्लो पाइप, हाई प्रेशर ब्लो पाइप की टिप को लगभग बराबर मात्रा में ऑक्सीजन और एसिटिलीन की आपूर्ति के लिए एक मिश्रण उपकरण है। जैसे हाई प्रेशर अगर आपको ब्लो पाइप का इस्तेमाल करना है तो उसमें जो ऑक्सीजन है O2 और एसिटिलीन होता है CH4, ये क्या होता है, दोनों बराबर बराबर मात्रा में 50-50% इस्तेमाल किया जाता है हाई प्रेशर में। और जो होता है आपका, ये आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो उसमें 2 वॉल्व बने होते हैं, एक ऑक्सीजन के लिए बना होता है, एक एसिटिलीन के लिए। यहाँ पे क्या होता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं, जिसके द्वारा प्रेशर के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो इसमें अब जो निम्न दाब वाला होता है, कम दाब वाले सिस्टम पर उच्च दबाव वाले ब्लो पाइप का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जैसे दोनों अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कम दाब वाला अलग होता है और लो दाब वाला अलग होता है। तो उच्च दाब वाली ऑक्सीजन गुजरती है,
इस ब्लो पाइप के शरीर के मतलब इसकी बॉडी के अंदर एक इंजेक्टर होता है जिसके माध्यम से हाई प्रेशर वाली ऑक्सीजन गुजरती है। यह ऑक्सीजन एसिटिलीन जनरेटर के कम दबाव वाली एसिटिलीन को मिक्सिंग चैम्बर से में खींचती है और इसे एक स्थिर लौ प्राप्त करने के लिए आवश्यक वेग देता है। मतलब दोनों क्या है, हाई प्रेशर से मिक्सिंग चैम्बर में इकट्ठा होते हैं और फिर एक बेहतरीन फ्लेम बनाकर देते हैं। यहाँ पर देखिए O2 जा रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से एसिटिलीन, फिर यहाँ से O2, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन, इक्वल प्रेशर ईच टाइप टॉर्च। इसमें बराबर का प्रेशर दोनों में दिया जाता है। इसे देखिए लो प्रेशर ब्लो पाइप, इसमें लो प्रेशर होता है। इसमें क्या होता है, जो आगे का सिरा होता है वो पतला होता है। पतला होगा तो क्या होगा, प्रेशर तेजी से निकलेगा। इसमें क्या होता है, प्रेशर को ढीला मतलब आगे का हिस्सा मोटा कर दिया जाता है। तो कोई भी आगे का हिस्सा अगर आप मोटा कर देंगे, जैसे आप पाइप से पानी अगर गिराते हैं तो जब आपको तेज प्रेशर से पानी निकालना होता है दूर की तरफ, तो आप क्या करते हैं, पाइप के मुंह को दबाते हैं। तो उसका एरिया जब कम करते हैं, उसका क्षेत्रफल जब कम करते हैं क्षेत्रफल, तो वो दूर की तरफ प्रेशर बनाता है। उसी तरह क्षेत्रफल बढ़ा कम करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा जाएगा, क्षेत्रफल जब ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो क्षेत्रफल को यहाँ पर क्या किया, बढ़ा दिया इसने, इसलिए जो प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो जो उसका मुंह होता है, टिप जो होती है, टिप का सिरा पतला होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, टिप का सिरा चौड़ा होगा तो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा जो लो प्रेशर जो ब्लो पाइप है वो काम करता है। अभी देखिए फिगर 5, जो लो प्रेशर को की सफाई करने के लिए, उनके जो लो प्रेशर की लो प्रेशर कह रहे हैं, जो आपका जो ब्लोअर पाइप होता है उसकी सफाई करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, टिप क्लीनर का। इसको बोलते हैं टिप क्लीनर। टिप क्लीनर CLEANER, टिप क्लीनर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका अगला सिरा नोजल के सिरे में डाला जाता है और इसके द्वारा टिप की सफाई की जाती है। इसका देखिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इससे क्या होता है, इसको ज़्यादा अंदर डालेंगे तो फाइलिंग का काम करने लगेगा, इससे करेंगे तो बस ये क्या करेगा, सफाई करेगा जो भी आगे कचरा फंसा हुआ है। और ये वाला हिस्सा फाइलिंग का काम करता है। कोई भी चीज़ ऊपर नीचे इसको अगर रगड़ेंगे तो ये फाइलिंग का काम करना शुरू कर देगा। ये देखिए विभिन्न आकार के टिप क्लीनर जो ब्लो पाइप से सफाई की जाती है जिसकी। अब टाइप ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट्स, अब वेल्डिंग ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। वेल्डिंग ज्वाइंट्स किस किस टाइप के होते हैं। अब फिगर नंबर 1 में देखिएगा आप लोग, जैसा मैंने आपको उसमें बताया था, रिवेटिंग दो टुकड़े जो होते हैं अगर वो एक ही तल पर बराबर बराबर है और इनको आपस में जोड़ना है, इसको हम बोलेंगे बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये क्या, दोनों एक ही तल पे बराबर बराबर, तो इनको क्या कहेंगे, बट ज्वाइंट। अब बीच से क्या करेंगे, वेल्डिंग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, बट ज्वाइंट। इसको बोलते हैं कार्नर ज्वाइंट। कार्नर मतलब कि दो धातुएं हैं ऐसे और मुझे ये दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कॉर्नर पे वेल्डिंग कर देंगे, तो इसी को बोलते हैं कॉर्नर ज्वाइंट। क्या बोलते हैं, कॉर्नर ज्वाइंट। तीसरा होता है एज ज्वाइंट। एज ज्वाइंट क्या होता है, एज मतलब दो किनारों को आपस में जोड़ना है। दो किनारों को जोड़ने का मतलब क्या है, मान लीजिए एक किनारा ये है और दूसरा इसी के नीचे है, तो इन दोनों को वेल्ड कर देना। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे वेल्ड कर देते हैं, इसी को बोलते हैं एज ज्वाइंट। तो जैसे मान लीजिए ये दोनों हिस्सा रखा है, यहाँ पे अगर हम वेल्डिंग भर देते हैं, इसी को बोलेंगे एज ज्वाइंट। इसके बाद लैप ज्वाइंट। लैप मतलब मैंने आपको बताया था एक के ऊपर एक। यहाँ पर अगर कोई मटेरियल रखा है, इसके ऊपर एक और मटेरियल ऐसे है, तो इसको जब ज्वाइंट करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, वेल्डिंग कर देते हैं पूरी लंबाई में और यहाँ कर देते हैं। इसी को बोलते हैं लैप ज्वाइंट, एक के ऊपर एक। अगला होता है टी ज्वाइंट। टी मतलब टी जैसा आकार, ऐसा प्लस उसके परपेंडिकुलर कोई वेल्डिंग करनी है ऐसे, तो यहाँ पे वेल्डिंग भर देंगे और फिर यहाँ पे वेल्डिंग भर देंगे। इसे क्या बोलते हैं, टी ज्वाइंट। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, इसे बोलते हैं टी ज्वाइंट। बहुत सिंपल है ये।
अपने बट ज्वाइंट, फ्लैट, कॉर्नर ज्वाइंट, एज ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट और टी ज्वाइंट, ये अलग अलग प्रकार के। टी और कॉर्नर ज्वाइंट में कंफ्यूज ना होइएगा। कॉर्नर मतलब होता है ये जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। और टी ज्वाइंट कैसा होता है, ये टी मतलब बीच में होता है, कॉर्नर किनारे पे होता है, इसी को बोलते हैं कॉर्नर ज्वाइंट। अब ये देखिए ग्रूव वेल्ड बट ज्वाइंट। ग्रूव वेल्ड बट ज्वाइंट क्या होता है, फिगर नंबर 2 में देखिए, जिसमें ग्रूव बने होते हैं। ये जो यहाँ पे देखेंगे ना आप, ऐसे बने होते हैं, ऐसा कुछ बना होगा, बीच में ग्रूव बन जाता है, तो ये ग्रूव को भरा जाता है। तो यहाँ पे जब इसको भर के करते हैं, इसको बोलते हैं ग्रूव वेल्ड बट ज्वाइंट, इसको बोलते हैं। इसके बाद फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड क्या होता है, जो पूरा भरते हैं हम लोग A to Z, फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड मतलब जैसे कोई यहाँ पर है सरफेस, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कोई कोना है, उसको इस डिग्री में पूरा भर देते हैं, इसी को हम बोलते हैं फिलेट वेल्ड। इसको बोलते हैं फिलेट वेल्ड, ये वाला हिस्सा फिलेट वेल्ड कहलाता है। कोई एल आकार में है, उसको बीच में हम पूरा फिल कर दें, उसी को हम कहेंगे फिलेट वेल्ड। इसके बाद इसमें देखिए दिखाया गया है कि कैसे वेल्डिंग का प्रोसेस होता है। ये जो मेटल होता है आपका यहाँ पर, ये वेल्डिंग जोन होता है जहाँ पे हमें वेल्डिंग करनी है। इतने में क्या होता है, वेल्ड मेटल होता है। ये जो हिस्सा काला वाला होता है, हिस्सा होता है, ये हीट से इफेक्ट होता है, और जो वेल्डिंग होती है वो केवल यहीं तक होती है, जो मटेरियल भरा जाता है। तो पेनिट्रेशन बीड, जो बीड हम लोग भरते हैं ना, जिसमें वेल्डिंग डालते हैं, वो इतने हिस्से में डालते हैं, ऐसे। तो इस प्रकार की वेल्डिंग इसमें होती है। जो हमारा क्या कहते हैं उसे, ग्रूव वेल्डिंग। ग्रूव वेल्डिंग में क्या है, ये ग्रूव बना हुआ है बीच में, इस ग्रूव को भर दिया हमने, इसी को बोलते हैं ग्रूव वेल्डिंग। इसके बाद होता है आपका चौथा नंबर, यही जो मैंने बताया फिलेट वेल्डिंग। फिलेट वेल्डिंग में क्या होता है, कोना ऐसे कटा होता है, यहाँ पर होता है, इसको पूरा अगर आप भर देंगे लंबे से, ये यही वाला फिगर साइड से दिखाया जा रहा है, इसी को बोलते हैं आपका फिलेट वेल्डिंग। इसके बाद मूल धातु, ये अलग वही वेल्डिंग सारी बताई जा रही है कि कैसे कैसे वेल्डिंग की जाती है। रूट गैप क्या होता है, फिगर नंबर 8 में देखिए। रूट गैप और रूट फेस, ये पूछा जाता है एग्जाम में। रूट गैप और रूट गैप मतलब दो, जब दोनों को वेल्ड करते हैं, दोनों के बीच में जो गैप रखते हैं ना, दो मेटल के बीच में, जैसे ये कोई मेटल है, ये भी कोई मेटल है, इसके बीच में जो गैप रखते हैं उसी को बोलते हैं रूट गैप। और दोनों का जो सतह हम बनाते हैं इस तरह टेपर, कुछ पूरा टेपर नहीं बनाते नीचे, फिर थोड़ा सीधा ले जाते हैं, तो यहाँ जो सीधा होता है थोड़ा सा हिस्सा, इसी को हम लोग बोलते हैं रूट फेस। तो रूट फेस क्या होते हैं, रूट गैप इसको बोलते हैं, रूट फेस इसे बोलते हैं। जो टेपर के बाद सीधा वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं हम लोग रूट फेस। रूट रन क्या होता है, जोड़ की जड़ में, जैसे यहाँ पर जोड़, अपने जड़ में छोटी जगह छोड़ी है ना, तो जो पहला हम लोग वो करते हैं ना, मटेरियल भरते हैं जोड़ की जड़ में, उसी को बोलते हैं रूट रन। फिर दूसरे लेवल पे भरते हैं, फिर तीसरे लेवल पे भरते हैं, तो जो पहला लेवल होता है ना छोटा वाला, उसी को बोलते हैं रूट रन। रूट रन बोलते हैं इसे। इसके बाद सीलिंग रन। बट या कार्नर ज्वाइंट के बाद रूट रन की साइड पर जमा एक छोटा सा वेल्ड, जो छोटा सा वेल्ड लास्ट में जमा होता है ना रूट रन से पहले, उसी को बोलते हैं सीलिंग। सीलिंग रन बोलते हैं उसको। इसके बाद
जो आवश्यक चीजें वही बस आपको बता रहा हूँ, अनावश्यक चीजें बताने के लिए कोई समस्या नहीं है। अब जो ऑक्सी एसिटिलीन हम लोग वेल्डिंग करते हैं, उस वेल्डिंग में देखिए जो उपकरण का इस्तेमाल होता है, उसका जो उसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है उस ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग की, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसमें दो होल होते हैं, एक होता है ऑक्सीजन के लिए, एक होता है एसिटिलीन के लिए अगला। और यहाँ जो ये जो बेंड होता है ये 120 डिग्री पे होता है, 120 डिग्री जो इसका बेंड होता है, नोजल का बेंड जो होता है, इसको बोलते हैं वेल्डिंग ब्लो पाइप। तो इसमें क्या होता है कि ये देखिए आपका जो लीवर है, यहाँ पर क्या होता है, जब आप ऑक्सीजन और एसिटिलीन देते हैं उसके बाद क्या होता है, जब इस लीवर को आप पुश करते हैं, दबाते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा जाता है, और जैसे जो मेन बीच का हिस्सा होता है वो ऑक्सीजन का होता है, और जो साइड का हिस्सा होता है वहां से ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिक्सचर होता है। यहाँ पर क्या होता है, मिक्सिंग चैम्बर होता है जहाँ पर ऑक्सीजन और एसिटिलीन मिक्स होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बीच में जो हिस्सा होता है वो ऑक्सीजन का होता है, तो ऑक्सीजन का 50% हिस्सा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और 50% जो होता है आपका एसिटिलीन होता है। इन दोनों के मिक्सचर से ही किया जाता है। शरीर के साथ काटने वाला नोजल का कोण होता है 90 डिग्री, और गर्दन के साथ वेल्डिंग नोजल का कोण होता है 120 डिग्री। ब्लो पाइप में जो हीटिंग फ्लेम होता है ये दो तरीके से होता है, एक 90 डिग्री पे होता है जो शरीर के साथ काटता है अपने, यहाँ पर देखिए इसकी बॉडी के साथ जो अटैच होता है। उसके बाद ये देखिए नोजल के टिप के बारे में दिखाया, टिप कैसा होता है उसका, जैसा टिप में दिखाया गया, बीच में जो आपका ऑक्सीजन वाला होल होता है, और साइड से आपके जो मिक्सिंग वाले ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सचर जो निकलता है। ये देखिए नोजल का आकार, प्लेट की मोटाई और ऑक्सीजन का दबाव, ये एक टेबल है, ये स्टैंडर्ड है, इसी स्टैंडर्ड के आधार पर ही हम कोई भी कटिंग प्रक्रिया करते हैं। मान लीजिए कोई नोजल प्लेट है, प्लेट के मोटाई के आधार पर हम नोजल का चुनाव करेंगे। मान लीजिए कोई प्लेट 3 से 6 mm मोटी है, तो उसके लिए हम 0.8 mm नोजल का इस्तेमाल करेंगे। 0.8 mm मतलब ये जो होल का साइज है 0.8 mm होगा। इसके बाद ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 1 से 1.4 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ऑक्सीजन का दबाव केजी नहीं, kgf है, किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड नोजल का जो साइज होता है वो शीट की मोटाई पर डिपेंड करता है और उसके ऑक्सीजन के प्रेशर पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखिए टॉर्च से काटने की विधि दिखाई गई है, किस किस विधि से टॉर्च से कटिंग करते हैं। इसमें क्या दिया है कि गैस कटिंग माइल्ड स्टील को काटने का सबसे सामान्य तरीका ऑक्सी एसिटिलीन प्रक्रिया है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस से हम लोग माइल्ड स्टील, जो सबसे ज्यादा मात्रा में, कहीं भी माइल्ड स्टील का उपयोग सबसे ज्यादा होता है, तो माइल्ड स्टील ऑक्सी एसिटिलीन से बहुत आसानी से काटा जा सकता है। तो क्या होता है, जब हम कटिंग करते हैं तो आसपास की धातु पर गर्मी का थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, और जो लकड़ी की आरी जैसा सख्त दिखता है। लौह धातुओं यानी कि माइल्ड स्टील को काटने की इस विधि का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। गैस काटने का सिद्धांत, जब एक लौह धातु को लाल गर्म स्थिति में गर्म किया जाता है तो फिर शुद्ध ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो गर्म धातु के बीच एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, लैंड ऑक्सीजन। इस ऑक्सीकरण प्रक्रिया के कारण बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती है और काटने की क्रिया होने लगती है। किसी चीज को बहुत ज्यादा गर्म करेंगे और ऑक्सीजन के साथ में जब वो संपर्क में आता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट पैदा होती है और वो काटने का काम शुरू करती है। जब लाल गर्म सिर वाले एक तार का टुकड़ा शुद्ध ऑक्सीजन के कंटेनर में रखा जाता है तो ये तुरंत आग में फट जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा है कि काम कैसे करता है। फिगर नंबर 1 में देखिए, जैसे एक लाल है, उसका एक टिप हमने बहुत तेज गर्म कर दिया है, ठीक है, टिप को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया, और जैसे कि इसको ऑक्सीजन के एक कंटेनर में रखा तो बहुत तेजी से फट जाता है, ब्लास्ट टाइप का होता है, मतलब कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बहुत तेजी से फ्लेम बढ़ता है, अपना रूप विकराल धारण कर लेता है। वही सेम कंडीशन यहाँ पर होती है। तो देखिए हाई प्रेशर जो कटिंग हो रही है, दो तरीके से कटिंग होती है। कटिंग ऑपरेशन, ऑक्सी एसिटिलीन गैस में दो ऑपरेशन होते हैं।
एक प्री हीटिंग लौ के काटने के लिए धातु को निर्देशित किया जाता है। इसमें चमकदार लाल गर्म या इंग्रेशन पॉइंट 900 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फिर हाई हाई प्रेशर ऑक्सीजन की एक धारा गर्म धातु की ओर निर्देशित होती है, जो धातु को ऑक्सीकृत करके काट देती है। फिगर नंबर 2 में देखिए, फिगर नंबर 2, इसमें 900 डिग्री टेम्परेचर होता है लगभग। इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है उसकी मात्रा बढ़ाने और घटाने से फ्लेम को हम बढ़ाते और घटाते हैं। जितनी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा फ्लेम हो जाता है, उसकी फ्लेम की काटने की क्षमता बढ़ती जाती है। देखिए इस प्रकार से फ्लेम की कटिंग होती है। 90 डिग्री पे एकदम सीधा रखा जाता है और इसको कट किया जाता है। इस डायरेक्शन में कटिंग की जा रही है। तो इसको पकड़ने का ये उप तरीका है। 1 किलोग्राम आयरन को पूरी तरह से ऑक्सीकृत करने के लिए 300 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बताइए, गैस काटने के लिए स्टील का ज्वलन तापमान 875 से 900 डिग्री सेल्सियस होता है। गैस काटने जो स्टील का जो ज्वलन तापमान, जो भी उससे फ्लेम निकलती है, वो 875 डिग्री से 900 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और जो टार्च काटने वाली मशाल का उपयोग 4 mm की मोटाई के ऊपर से हल्की स्टील प्लेटों को काटने के लिए किया जाता है। एमएस प्लेट को उसकी पूरी लंबाई तथा सीधी रेखा में या तो किनारे के समानांतर प्लेट काटने के कोण पर काटा जा सकता है। कटिंग करने का अलग अलग तरीका दिखाया गया है कि इसको कैसे कैसे काटा जा सकता है। किसी लोहे के एंगल के प्लेट पर रखकर इसको यहाँ से अगर काटना हो तो कैसे काटना है, अलग अलग तरीके इसमें दिखाए गए हैं। आपको सर्कुलर वे में काटना है तो यहाँ पर एक क्या कहते हैं, स्मॉल सर्कुलर कटिंग डिवाइडर टाइप का एंगल यहाँ पर लगा दिया जाता है। फिर इसको गोल गोल उसके सापेक्ष घुमाया जाता है। तो जितना गोल गोल उसके सापेक्ष घुमाएंगे आप, वो टॉर्च के एकदम राउंड सर्कल में उसे कट कर देगा। टार्च को गाइड करने के लिए सपोर्ट के रूप में कार्य किया जाता है। 30 डिग्री पे कोई कटिंग करनी है तो उसके लिए है ये। अलग अलग मेथड है काटने के। तो ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में बताया गया था, जबकि इतना डेप्थ में पूछा नहीं जाता। आपसे केवल ऑक्सी एक्सीडेंट की गैस के बारे में पूछेगा, उसके नोजल के बारे में पूछेगा कि नोजल की जो नंबर होते हैं उस कितनी थिकनेस पे कौन सा नोजल का नंबर इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज इसलिए दी है ताकि आप लोग अगर ज़्यादा जानेंगे तो छोटे क्वेश्चन का जो आंसर देना होता है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जो वेल्डिंग का चैप्टर होता है यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। वेल्डिंग मैंने 2 भाग में पढ़ाई थी, ये भाग 2 था जो कंप्लीट हो चुका है। किसी भी टाइप की कोई डाउट अगर आपके मन में है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने रिव्यूज़ जो हैं कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। अपना ध्यान रखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्ञान को अर्जित कर सकें। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, सायोनारा।